दोस्तों आपको ये स्लाइड शो हो रहा है कि कैसे लाल सागर संकट के बढ़ने से भारत के लिए अरबों डॉलर का जोखिम पैदा हो सकता है। दूसरी स्लाइड में इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे कैसे लाल सागर संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति संबंधी दबाव डाल सकता है। और यहीं आपने थंबनेल और टाइटल में देखा कि आज हम लाल सागर संकट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो को डिटेल के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है। इसमें देखो द हिंदू का भी है, मैं आपको शो करता हूँ। द हिंदू ने भी इसको कवर किया है कि हाउ हैज रेड सी ट्रबल इम्पैक्टेड इंडिया। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है ना। सबसे पहले अगर आप एक ओवरव्यू ले लो, है ना, सबसे पहले अगर आप एक ओवरव्यू ले लो तो लाल सागर एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग जो है भारत के लिए दूरगामी आर्थिक नेतृत्व वाले, यानी कि दूरगामी आर्थिक अर्थों वाले भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। ठीक है, भू राजनीतिक संघर्ष का केंद्र बन गया है। इस प्रस्तुति, ये जो प्रस्तुति है, इसका उद्देश्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर लाल सागर युद्ध के संभावित प्रभाव का विश्लेषण प्रदान करना, जिसमें व्यापार व्यवधानों से लेकर एनर्जी मूल्य स्टेबिलिटी रणनीतिक विचार शामिल है। इसके अलावा लाल सागर जो है, ये वाला जो क्षेत्र है, भारत के लिए अत्यधिक सामरिक और आर्थिक महत्व रखता है, जो देश के आयात और निर्यात के लिए महत्वपूर्ण गलियारे के रूप में काम करता है ना। इस क्षेत्र में चल रहे संघर्ष से व्यापार प्रवाह बाधित होने, शिपिंग लागत में वृद्धि होने और व्यापक आर्थिक लहरें पैदा होने की संभावना है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इम्पोर्टेंट रूप से प्रभावित कर सकती है। और साथ ही ये प्रस्तुति व्यापार जो व्यवधान है, ऊर्जा मूल्य में उतार चढ़ाव, आर्थिक अनिश्चितता और भारत के निर्यात पर प्रभाव सहित चिंता के प्रमुख क्षेत्रों में गहराई से चर्चा करेगी। इसके अलावा ये उन रणनीतिक कूटनीतिक विचारों का पता लगाएगा जिन्हें भारत को लाल सागर युद्ध से उत्पन्न आर्थिक जोखिम को कम करने के लिए अपनाना चाहिए। ठीक है। इन सब के बाद अगर हम ट्रेड डिसरप्शन की बात करें, तो लाल सागर भारतीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, खासकर यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व से आयात के लिए। इन संघर्ष के कारण व्यवधान से शिपिंग समय और लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला जो है प्रभावित हो सकती है और माल की कीमतें बढ़ सकती है। ऐसे ही अगर हम ऑयल और गैस की बात करें या सप्लाई की बात करें, तो भारत अपने तेल का एक बड़ा हिस्सा जो है मध्य पूर्व से आयात करता है। लाल सागर क्षेत्र में कोई भी संघर्ष इन आपूर्ति लाइनों को बाधित कर सकता है, जिससे जो है कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे बदले में परिवहन और विनिर्माण लागत में वृद्धि होगी, जिससे मुद्रास्फीति में योगदान हो। इन सब के बाद एनर्जी प्राइसेस की बात करें, तो प्रमुख तेल शिपिंग मार्गों के नजदीकी क्षेत्रों में, है ना, तेल शिपिंग मार्गों के नजदीकी क्षेत्रों में संघर्षों से आपूर्ति की कमी की आशंका पैदा हो सकती है, जिससे जो है वैश्विक तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। भारत जो है तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक होने के नाते उच्च आयात बिलों का सामना करना होगा, जिससे ऊर्जा और परिवहन की लागत में वृद्धि के कारण सारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसे ही इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, भू राजनीतिक अस्थिरता वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता को जन्म देती है। इससे शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है, जिससे इन्वेस्टर का विश्वास जो है प्रभावित हो सकता है और पूंजी का बहिर्वाह हो सकता है। भारतीय रुपए का मूल्य कम हो सकता है, जिससे जो है आयात महंगा हो सकता है और मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन प्रभावित हो सकती है। अब लंबे समय तक संघर्ष जो है वैश्विक निवेश माहौल को प्रभावित कर सकता है। ठीक है। इससे क्या होगा, जो इसका इम्पैक्ट होगा एक्सपोर्ट पर, है ना। लंबे टाइम तक अगर संघर्ष रहेगा तो वैश्विक निवेश माहौल को प्रभावित कर सकता है, जिससे इन्वेस्टर में सतर्कता की भावना पैदा हो सकती है। भारत में एफडीआई में कमी से आर्थिक विकास जो है धीमा हो सकता है ना। सवाल ये था कि इन सब चीजों का एक्सपोर्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्योंकि संघर्ष उन देशों को प्रभावित करता है जो भारतीय निर्यात के लिए प्रमुख बाजार है। तो इससे भारतीय वस्तुओं की मांग में कमी आ सकती है। इसके अलावा शिपिंग में लागत में वृद्धि और लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण भारतीय निर्यात जो है वैश्विक स्तर पर कम प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अब सवाल बनता है कि इतनी चीजों को समझने के बाद कूटनीतिक विचार क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों भारत को इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को बनाए रखने के लिए जटिल कूटनीतिक जलमार्गों पर चलना पड़ सकता है। संघर्ष में शामिल देशों के साथ संबंधों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन निरंतर व्यापार और निवेश प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संघर्षों से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए क्षेत्रीय गठबंधनों को मजबूत करना, व्यापार मार्गों में विविधता लाना, ये सब जरूरी है। इसके अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ाव बढ़ना और ऑप्शनल समुद्री मार्गों का विकास करना शामिल हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट में इसमें बात आती है मिटिगेशन के उपाय की, है ना। ये आप देख भी सकते हो, ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाएं,
मध्य पूर्वी तेल पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए अक्षय ऊर्जा में इन्वेस्टमेंट बढ़ाए। ऐसे ही व्यापार साझेदारी को मजबूत करने की अगर हम बात करें, तो लाल सागर मार्ग पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए वैकल्पिक बाजारों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाएं। घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दें। आयात पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो मेन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन है उसको प्रोत्साहित करें, प्रमोट करें, है ना। रणनीतिक भंडार जो उसको डेवलप करें। आपूर्ति में व्यवधानों से निपटने के लिए तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के रणनीतिक भंडार बनाए रखें। इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें ज़रूरी। ये पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ये छोटा सा टॉपिक था कुछ, बाकी जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें हम कवर कर ही लें। आप लोग बने रहिए और अपनी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी अच्छे से करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।